जय भीम मित्रों। जब से इस देश में बाबा साहब का संविधान लागू हुआ है, तब से दबे कुचले शोषित पीड़ित समाज के लोग भी सत्ता में अपनी भागीदारी बढ़ाने लगे हैं। आज के दौर में चंद्रशेखर आजाद जैसे बड़े दलित नेता जो सत्ता में बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका निभा रहे हैं, जो रूढ़िवादी शासन व्यवस्था के खिलाफ हमेशा से आवाज उठाते चले आ रहे हैं, उन्होंने हाल ही में सामंतवादी व्यवस्था के खिलाफ एक ऐसा ओपिनियन दिया है जिसने सत्ता में बैठे मनुवादियों की नींद हराम कर दी है। आज हम इसी टॉपिक पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। मैं चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इसके लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ेगा और YouTube इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब की बार चंद्रशेखर सरकार यह केवल एक नारा नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोगों की आवाज बन चुकी है। यदि 227 में सरकार चला सकते हो तो पहले खुद जीत कर दिखाओ। यह चुनौती उस सरकार के लिए है जो गरीबों के पसीने को सिर्फ आंकड़ों में गिनती है। पूरा देश अमीर व्यापारियों के हाथों बिक चुका है। जब आम जनता महंगाई और बेरोजगारी से तड़प रही थी, तब सत्ता में बैठे लोग अपने मालिकों की तिजोरी भरने में लगे थे। अब डरने का नहीं, लड़ने का समय आ चुका है। चंद्रशेखर की एक ललकार ने सत्ता की नींव हिला दी है। जब गरीब भूखा मरता है तो सरकार मंदिर और मस्जिद की राजनीति में उलझाकर जनता का ध्यान भटकाती है। क्या यही राम राज्य है? क्या यही विकास है? यदि 227 में जीना संभव है तो योगी आदित्यनाथ खुद एक महीने इसी में जीकर दिखाएं। चंद्रशेखर का सीधा वार सरकार की बोलती बंद कर चुका है। अब की बार किसी दल की नहीं, बल्कि जनता की सरकार होगी। यह वीडियो पूरा देखें, क्योंकि इस बार मुकाबला बड़ा है। सुबह से शाम तक मजदूर पसीना बहाते हैं, धूप में जलते हैं, मिट्टी में लथपथ रहते हैं, हड्डियां तोड़ने वाली मेहनत करते हैं, दवाओं में अपनी कमाई लुटाते हैं और बदले में उन्हें केवल 227 रुपए दिए जाते हैं। क्या गरीबों की मेहनत का यही मूल्य रह गया है? क्या मजदूर सिर्फ एक मशीन बनकर रह गए हैं, जिनका खून चूसकर सरकार अपनी तिजोरी भरती रहेगी? अब उत्तर प्रदेश का मजदूर, किसान, दलित और बेरोजगार चुप नहीं बैठेगा। अब सवाल पूछे जाएंगे, अब हिसाब लिया जाएगा। 70 लाख नौकरियां कहां गईं? किसानों का कर्ज माफ क्यों नहीं हुआ? उत्तर प्रदेश के मजदूर को केवल 227 रुपये क्यों, जब बाकी राज्यों में मजदूरों को 300 से 500 रुपये तक मिलते हैं? तो उत्तर प्रदेश में उन्हें केवल जुमले क्यों दिए जाते हैं? क्या सरकार ने गरीबों को केवल वोट बैंक समझ रखा है? यदि 227 रुपये में जिंदगी जीना इतना आसान है, तो सत्ता में बैठे लोग खुद एक महीने इसी में जीकर दिखाएं। यह केवल एक वीडियो नहीं, बल्कि एक आवाज है जो सरकार के महलों तक पहुंचेगी। अब की बार जनता हिसाब लेगी। योगी सरकार को सुन लेना चाहिए। इस बार फैसला गरीबों का होगा। मजदूरों का हक छीनने वालों का तख्ता पलट होगा। साल 2027 में कोई और नहीं, बल्कि जनता खुद हिसाब करेगी। उत्तर प्रदेश की जनता अब जाग चुकी है। अब की बार केवल एक ही आवाज गूंज रही है, योगी हटाओ, चंद्रशेखर लाओ। लेकिन क्या कभी सोचा है कि सिर्फ मजदूर ही नहीं, बल्कि हर वर्ग इस सरकार से परेशान है? आज हम आपको बताएंगे कि योगी सरकार कैसे केवल झूठे वादों पर टिकी है और क्यों उत्तर प्रदेश की जनता अब विद्रोह पर उतर चुकी है। यह वीडियो आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगा, इसीलिए इसे पूरा देखिए, क्योंकि आखिर में वह सच्चाई सामने आएगी जिसे जानकर आप भी गुस्से से भर जाएंगे। साल 2017 में योगी सरकार ने वादा किया था कि 70 लाख नौकरियां दी जाएंगी, लेकिन 2024 तक हाल यह हो चुका है कि नौकरियां मिलना तो दूर, जो पहले से थीं वे भी छिन गईं। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर पूरे देश में सबसे ज्यादा क्यों है? सरकारी नौकरियों के नाम पर भर्ती घोटाले क्यों हो रहे हैं? पेपर लीक, रिश्वतखोरी और भाई भतीजावाद ने उत्तर प्रदेश के युवाओं का भविष्य अंधकार में डाल दिया है। उत्तर प्रदेश के बेरोजगार युवाओं का सीधा सवाल है, नौकरियां कहां हैं? हर साल करोड़ों युवा सरकारी नौकरियों की तैयारी करते हैं, लेकिन हर बार उनके साथ धोखा किया जाता है। अब प्रदेश का युवा समझ चुका है कि यह सरकार केवल जुमले देती है, रोजगार नहीं।
जब किसानों ने अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाई तो लखीमपुर खीरी में उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई। जब न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी मांगी गई तो किसानों को लाठियों से पीटा गया। जब कर्ज माफी की बात आई तो उन्हें केवल 1 से 2 रुपये के चेक पकड़ाकर अपमानित किया गया। क्या यह किसानों के साथ विश्वासघात नहीं है? उत्तर प्रदेश का किसान अब मजबूर हो चुका है। वह कर्ज लेकर खेती करता है लेकिन अपनी फसल का सही दाम नहीं पाता। बारिश में फसल बर्बाद हो जाए तो मुआवजा तक नहीं मिलता। खाद, बीज और डीजल इतना महंगा हो चुका है कि खेती करना घाटे का सौदा बन गया है। किसानों की लाशें गिरी लेकिन सरकार के कानों तक आवाज नहीं पहुंची। अब किसान सरकार को सबक सिखाने की तैयारी कर चुका है। योगी सरकार किसके लिए काम कर रही है? क्या केवल ऊंची जातियों के लिए? दलितों के घर जलाए जाते हैं लेकिन सरकार चुप रहती है। यदि कोई दलित बच्चा ऊंची जाति के बच्चे के साथ बैठकर खाना खा ले तो उसे पीट पीट कर मार दिया जाता है। मंदिरों में आज भी दलितों के प्रवेश पर रोक क्यों है? उत्तर प्रदेश में दलितों पर सबसे अधिक अत्याचार होते हैं लेकिन सरकार ने कभी इस पर ठोस कदम नहीं उठाया। क्या दलित और पिछड़े केवल वोट बैंक बनकर रह गए हैं? अब चंद्रशेखर आजाद इन मुद्दों को संसद में उठा रहे हैं। अब लड़ाई आर पार की होगी। योगी सरकार ने वादा किया था कि उत्तर प्रदेश में अपराध खत्म होगा लेकिन हकीकत कुछ और ही है। हर दिन 10 से ज्यादा बलात्कार के मामले दर्ज किए जाते हैं। प्रदेश में सबसे अधिक हत्याएं होती हैं। यदि कोई पीड़िता न्याय के लिए पुलिस के पास जाती है तो उसे ही धमकाया जाता है। क्या प्रदेश की कानून व्यवस्था अपराधियों के हाथों में जा चुकी है? अब जनता पूछ रही है, योगी सरकार क्या कर रही है? माफिया खत्म करने की बात करने वाली सरकार ने अपने ही नेताओं को संरक्षण दिया। क्या उत्तर प्रदेश को अब एक ईमानदार नेता की जरूरत नहीं है? महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। गैस सिलेंडर 1200 रुपए से अधिक का हो चुका है। दाल, सब्जी और अनाज गरीबों की पहुंच से बाहर होते जा रहे हैं। जब वोट मांगने थे तब बड़े बड़े वादे किए गए थे लेकिन अब गरीब भूखा मर रहा है और सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। उत्तर प्रदेश की सड़कों से उठी यह बुलंद आवाज अब केवल गलियों और चौराहों तक सीमित नहीं रही बल्कि संसद के दरवाजे तक पहुंच चुकी है। देश बिक रहा है और जनता केवल तमाशा देख रही है। कभी सोचा है कि भारत का असली मालिक कौन है? यह देश 140 करोड़ जनता का है या केवल 2-4 अमीरों की जागीर बन चुका है? आज हर गली, हर मोहल्ले, हर चौराहे पर केवल एक ही सवाल गूंज रहा है, यह सरकार आखिर चला कौन रहा है? किसानों की जमीनें नीलाम हो रही हैं। नौजवान डिग्रियां लेकर बेरोजगार घूम रहे हैं। मजदूरों की मेहनत की कीमत 227 रुपये लगा दी गई है। गरीब का बच्चा स्कूल छोड़कर चाय बेचने पर मजबूर है। बीमार अस्पताल में दम तोड़ रहे हैं क्योंकि इलाज इतना महंगा हो चुका है। लेकिन सरकार चुप है। क्यों? क्योंकि असली खेल कहीं और खेला जा रहा है। यह सरकार अब जनता की सरकार नहीं रही बल्कि अमीर उद्योगपतियों की निजी संपत्ति बन चुकी है। मोदी और योगी केवल दिखावटी नेता हैं। असली ताकत उनके पीछे बैठे बड़े कारोबारियों के हाथ में है। यह सरकार आम लोगों के लिए नहीं बल्कि पूंजीपतियों के फायदे के लिए काम कर रही है। गरीबों के राशन में कटौती कर दी गई लेकिन अमीरों के अरबों रुपये के कर्ज माफ कर दिए गए। किसान कर्ज के बोझ तले दबे हैं जबकि बड़े उद्योगपतियों को सरकारी बैंकों से बिना शर्त करोड़ों का कर्ज दिया जा रहा है। बेरोजगार युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का सपना दूर होता जा रहा है जबकि रेलवे, एयरपोर्ट, बंदरगाह और तेल कंपनियां निजी हाथों में बेची जा रही हैं। आम जनता का टैक्स, गरीबों की मेहनत की कमाई, सब कुछ उन चंद अमीरों की जेब में जा रहा है जो सरकार के करीबी हैं। अस्पतालों में इलाज नहीं, स्कूलों में अच्छी शिक्षा नहीं, सड़कों पर गड्ढे ही गड्ढे। लेकिन अगर बात अमीरों की हो तो सरकार दिन रात उनके हितों के लिए काम कर रही है। गरीब भूखा सो रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है, नौजवान ठेले लगाने को मजबूर है, लेकिन सरकार को इसकी कोई परवाह नहीं। सरकार की प्राथमिकता सिर्फ उद्योगपतियों की दौलत बढ़ाना है। 10 सालों में भारत का कर्ज 2 गुना हो गया, लेकिन यह पैसा कहां गया? क्या इससे अस्पताल बने? नहीं। क्या इससे स्कूल खुले? नहीं। क्या इससे रोजगार बढ़ा? नहीं।
सारा पैसा चुनाव प्रचार, सरकारी विज्ञापन और बड़े उद्योगपतियों के खातों में चला गया। जब मोदी सत्ता में आए थे तब देश पर 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था। आज 2024 में यह 155 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक हो चुका है। यानी हर नागरिक पर सरकार का कर्ज बढ़ चुका है, लेकिन जनता को इसका कोई लाभ नहीं मिला। रेलवे, एयरपोर्ट, सड़कें सब निजी हाथों में चली गईं। भारतीय रेलवे कभी देश की शान थी, लेकिन अब यह भी बिक चुका है। एयरपोर्ट, बंदरगाह, तेल कंपनियां सब कुछ पूंजीपतियों के हाथ में जा चुका है। अब तो हालत यह है कि जल्द ही सरकारी स्कूल और अस्पताल भी उद्योगपतियों के हाथों में होंगे। प्रदेश में सड़कें बन रही हैं, लेकिन गरीबों के लिए नहीं, अमीरों के लिए। हाईवे चमक रहे हैं, लेकिन गांवों की सड़कों में सिर्फ गड्ढे हैं। यह सरकार नाम की तो जनता की है, लेकिन असल में यह केवल एक व्यापार बन चुकी है। गरीबों को कुचलने और अमीरों को और अमीर बनाने का मॉडल तैयार किया जा रहा है। अगर देश को बचाना है, गरीबों का हक वापस लेना है, तो अब चुप नहीं बैठ सकते। अब समय आ गया है कि इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई जाए। अगर आज नहीं जागे तो कल अपने ही घर का किराया भी बड़े उद्योगपतियों को देना पड़ेगा। सवाल यही है कि जनता अपनी आंखें खोलकर सच्चाई देखेगी या इस सरकार के झूठ में उलझकर अपने भविष्य को बर्बाद कर देगी। अब पूरे उत्तर प्रदेश में मजदूर, किसान और वंचित समाज के साथ जो अन्याय हो रहा है वह खुलकर सामने आ चुका है। सरकार जो खुद को गरीबों की हितैषी बताकर सत्ता में आई थी, आज वही सरकार मजदूरों को सिर्फ 227 रुपए की मजदूरी में जीने को मजबूर कर रही है। क्या एक इंसान 227 रुपए में जिंदा रह सकता है? क्या इस पैसे में कोई मजदूर अपने बच्चों को पढ़ा सकता है? क्या इससे परिवार का पेट भर सकता है? क्या इस पैसे में कोई इलाज करवा सकता है? अगर नहीं, तो फिर सरकार इस मजदूरी को अपनी उपलब्धि क्यों बता रही है? सुबह 6 बजे काम पर निकलने वाला मजदूर दिन भर कड़ी मेहनत करता है, पसीने में तरबतर हो जाता है, उसके हाथों में छाले पड़ जाते हैं, लेकिन शाम को जब वह घर लौटता है तो हाथ में सिर्फ 227 रुपये होते हैं। आधा पेट खाना भी मुश्किल है। बच्चों की पढ़ाई तो भूल ही जाइए, किराया चुकाना नामुमकिन है, और अगर बीमार पड़ गए तो दवा के पैसे भी नहीं होंगे। क्या योगी सरकार के मंत्री और अधिकारी खुद 227 रुपये में एक दिन गुजार सकते हैं? नहीं, लेकिन यूपी के गरीब मजदूरों को इसी रकम में जीने के लिए मजबूर किया जा रहा है। जब मजदूरों ने आवाज उठाई तो उन पर लाठियां बरसाई गईं, उनकी आवाज को कुचलने की कोशिश की गई। लेकिन अब जनता चुप नहीं बैठेगी। अब यूपी का मजदूर, किसान और दलित एकजुट हो चुका है और उनकी आवाज बनकर खड़े हुए हैं चंद्रशेखर आजाद। उनका सीधा सवाल है, अगर सरकार को लगता है कि यह मजदूरी सही है तो पहले खुद 1 महीने इसी में जीकर दिखाओ। हरियाणा में मजदूरी 374 रुपये, गोवा में 365 रुपये, कर्नाटक में 309 रुपये, केरल में 334 रुपये, लेकिन उत्तर प्रदेश के मजदूरों के लिए सिर्फ 227 रुपये। क्यों? 2017 में योगी सरकार सत्ता में आई थी, तब उसने वादा किया था कि 70 लाख नौकरियां दी जाएंगी, किसानों का कर्ज माफ होगा, कानून व्यवस्था सुधरेगी, भ्रष्टाचार खत्म होगा। लेकिन सच्चाई क्या है? 70 लाख नौकरियां मिली नहीं, बल्कि लाखों लोगों की नौकरी छिन गई। किसानों को कर्ज माफी के नाम पर सिर्फ झूठे वादे मिले। उत्तर प्रदेश अपराध का केंद्र बन चुका है, जहां कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज बची ही नहीं। भ्रष्टाचार बढ़ चुका है, सरकारी दफ्तर रिश्वतखोरी का अड्डा बन चुके हैं। अब जनता समझ चुकी है कि यह सरकार सिर्फ जुमलेबाजी कर रही है। अब सवाल उठता है कि इस सरकार का सच्चा विपक्ष कौन है? गरीबों, मजदूरों और दलितों की लड़ाई कौन लड़ रहा है? केवल और केवल चंद्रशेखर आजाद। जब बाकी दल सो रहे हैं, जब विपक्ष बिखर चुका है, जब संसद में कोई सरकार को चुनौती देने वाला नहीं है, तब चंद्रशेखर सीधा सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। उनका कहना साफ है, सरकार की नीतियां खोखली हैं, वादे झूठे हैं, शासन गरीबों को धोखा दे रहा है। अब यूपी के लोग फैसला कर चुके हैं, 2027 में योगी हटाओ, चंद्रशेखर लाओ। हर गांव, हर शहर, हर गली में यही नारा गूंज रहा है। उत्तर प्रदेश को अब एक नया नेतृत्व चाहिए, ऐसा नेता चाहिए जो गरीबों की आवाज बने, मजदूरों को उनका हक दिलाए, दलितों और पिछड़ों को न्याय दिलाए और यूपी को सही विकास के रास्ते पर आगे ले जाए।
ये नेता कोई और नहीं बल्कि चंद्रशेखर आजाद हैं। अब फैसला जनता के हाथ में है। क्या फिर से झूठे वादों और खोखली नीतियों वाली सरकार चाहिए? क्या फिर से मजदूरों का शोषण करने वाली सरकार चाहिए? क्या फिर से 227 रुपये की मजदूरी में जीने वाली सरकार चाहिए? या फिर एक ऐसा नेता चाहिए जो आपकी लड़ाई लड़े, आपका हक दिलाए और जो सत्ता के खिलाफ डटकर खड़ा हो? भारत की राजनीति में एक ऐसा नाम उभर रहा है जिसकी गूंज संसद से लेकर सड़कों तक सुनाई दे रही है, जिसकी आवाज से सत्ता की नींव हिल रही है, जिसका नाम सत्ता के गलियारों में डर पैदा कर रहा है। वह नाम है चंद्रशेखर आजाद। बीजेपी को एहसास हो चुका है कि अगर चंद्रशेखर राजनीति में डटे रहे, अगर उन्होंने बहुजन, दलित, पिछड़ा, आदिवासी और मुस्लिम समाज को संगठित कर दिया, तो बीजेपी के जातिवादी एजेंडे का अंत हो जाएगा। यही कारण है कि बीजेपी उन्हें रोकने के लिए हर साजिश कर रही है, लेकिन चंद्रशेखर न झुकेंगे, न बिकेंगे, न डरेंगे। अब इस लड़ाई में जनता का फैसला होगा। अब या तो न्याय मिलेगा या संघर्ष होगा। यह अब से पहले वाला भारत नहीं रहा जहां जनता को आसानी से भ्रमित किया जा सकता था। लोग अब जागरूक हो चुके हैं और उन्हें समझ आ गया है कि यह सरकार सिर्फ अमीरों के फायदे के लिए काम कर रही है। इसका संचालन केवल एक खास विचारधारा के अनुसार हो रहा है, जिसका मकसद बहुजन, दलित, मुस्लिम और पिछड़े वर्गों को हाशिए पर धकेलना है। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। जनता अब अन्याय सहने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनके बीच चंद्रशेखर रावण जैसा नेतृत्व खड़ा हो चुका है। अब हर गांव, हर शहर और हर गली से एक ही आवाज उठ रही है कि अगली सरकार बहुजन समाज की होगी। सत्ताधारी दल को यह एहसास हो चुका है कि उनकी पकड़ अब कमजोर होती जा रही है। अब वे झूठे वादों, धर्म की राजनीति और सांप्रदायिक नफरत फैलाकर सत्ता में नहीं बने रह सकते। जनता अब अधिकारों की मांग कर रही है, विकास चाहती है, रोजगार और शिक्षा चाहती है। अगर इस देश में कोई उनके अधिकार दिला सकता है तो वह सिर्फ चंद्रशेखर रावण ही हैं। अगर अब भी लोग सोते रहे और आवाज नहीं उठाई, तो वह दिन दूर नहीं जब देश के गरीबों और मध्यम वर्ग के लोगों की आजीविका भी बड़े उद्योगपतियों के हवाले कर दी जाएगी। अब खामोश रहने का नहीं, बल्कि संघर्ष करने का समय है। अब वे दिन नहीं रहे जब गरीब, मजदूर, किसान और बहुजन समाज के लोग सत्ता की दया पर निर्भर रहते थे। जनता को अब यह साफ नजर आ रहा है कि उनकी मेहनत की कमाई उनसे छीनकर अमीरों की तिजोरियों में भरी जा रही है। जब बच्चों की शिक्षा का खर्च उठा पाना मुश्किल होता है, तब सरकार लोगों को मंदिर मस्जिद के मुद्दों में उलझाकर उनका ध्यान भटकाती है। जब मजदूर दिन रात मेहनत करके भी 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पाता, तब सरकार महंगे प्रचार अभियान चलाकर झूठे दावे करती है। जब किसान अपनी मेहनत का उचित मूल्य मांगता है, तो उसे देशद्रोही ठहरा दिया जाता है। जब नौजवान रोजगार की मांग करते हैं, तो उन्हें जाति और धर्म के नाम पर बांट दिया जाता है। लेकिन अब यह षड्यंत्र बेनकाब हो चुका है। चंद्रशेखर रावण ने सत्ता के असली चेहरे को उजागर कर दिया है। जनता को अब पता चल चुका है कि असली शोषण कौन कर रहा है और असली धोखेबाज कौन है। अब यह लड़ाई सिर्फ सरकार बदलने की नहीं, बल्कि व्यवस्था बदलने की है। अब यह संघर्ष सिर्फ सत्ता से किसी को हटाने का नहीं, बल्कि जनता की असली सरकार बनाने का है। अगर आप अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित देखना चाहते हैं, अगर आप गरीबी और शोषण से मुक्ति पाना चाहते हैं, अगर आप इस अन्याय के खिलाफ खड़े होना चाहते हैं, तो अब चुप रहने का समय नहीं है। अब आपको अपनी आवाज उठानी होगी, अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा। यह देश सिर्फ अमीरों के लिए नहीं है, बल्कि मेहनतकश जनता के लिए भी है। फैसला आपको करना है। क्या आप इस सरकार की गुलामी को स्वीकार करेंगे या फिर चंद्रशेखर रावण के साथ खड़े होकर परिवर्तन लाएंगे? आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।